हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं रुपिंद्र सचिन कर रहा हूँ, वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में। और आज अब वीडियो रहने वाली है केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में। तो केमिस्ट्री में बड़े ही स्ट्रेंज और डिफरेंट क्वेश्चन हैं और जो आपको फंसाने वाले हैं, तो भाई आपके साथ है, फंसने नहीं देगा। चलो तो भाई आज केमिस्ट्री के पोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ है और एसिड बेस्ड सॉल्ट से ही बन रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो कहता है, क्या कहता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर हम मिक्सचर को स्टीर करते हैं, मिलाते हैं इसकी रिएक्शन ले लेते हैं। भाई रिएक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है और ये रिएक्ट करेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा क्या होगा, सिंपल बात में अगर याद करना है तो एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों आयंस होते हैं, आयंस में इनका चेंजिंग। तो ये बेरियम है जो ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और बनाएगा BaCl2 और ये बनाएगा बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये दो दो बनेंगे तो यहां लगा देते हैं 2, यहां लगा देते हैं 2। अब वो कह रहा है कि जब नाउ रीच आउट द टच द टेस्ट ट्यूब। अब हमने इसको जब एक्सपेरिमेंट हो गया, टेस्ट ट्यूब को टच किया, एंड यू टच द टेस्ट ट्यूब, हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होगा। बहुत ही बुरा फील होगा भाई, रिएक्शन कर रहे हो और हमारा टच कर रहे हो बिना ग्लव्स के, अच्छी बात नहीं है। अरे बट इतनी हार्मफुल नहीं है, क्यों देखते हैं। द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब फाउंड टू बी कूलर। तो ये पहला ही ऑप्शन भाई सही है। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो मैंने नीचे भी दिखाया हुआ है आपको, ये कूल हो जाएगा, बॉटम इसका ठंडा पड़ जाएगा, तो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है, आपके पास कुछ कंपाउंड दिए हैं और उनका फॉर्मूला दिया हुआ, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। तो स्लेक्ड लाइम, भाई स्लेक्ड लाइम बनेगा आपका ये वाला, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। लाइम जहां पे वर्ड आ गया वहां पे कैल्शियम आएगा, और स्लेक्ड में से लेक ले लो, लेक का होता है पानी, तो पानी किससे बनता है, OH से। तो पहला ही गलत है हमारा, इसका ऑप्शन ये आना है। दूसरा है कास्टिक सोडा। ठीक है, दो आएगा, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। जहां पे पोटाश आ गया वो पोटेशियम की बात करेंगे, जहां सोडा आ गया वहां सोडियम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सोडियम ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। अगर कास्टिक पोटाश आता तो ये KOH होता। ठीक है, लाइम, अच्छा लाइम नहीं, यहां पर आंसर आना चाहिए क्विक लाइम, क्विक लाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा है बेकिंग सोडा, जिसको बोल देते हैं सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। समझ गए मेरी बात बच्चुआ। चलो अब कह रहा है कौन कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट आपका फर्स्ट सेकंड है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। चले, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, केमिस्ट्री तो फाड़ देंगे, पेपर मत फाड़ देना भाई, केमिस्ट्री के क्वेश्चन फाड़ देना। चलो, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर। तो कैल्शियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं एंड बिगिन टू फ्लो, ये पहले 3 नंबर में क्वेश्चन आता था भाई। ठीक है, अब एक रिएक्शन में देने लग गया है। CBSE क्या खेल रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बट दया ने अब आंसर ढूंढ लिया है, चाहे 3 नंबर में दे दे 1 नंबर में दे, दया पकड़ लेगा आंसर। ठीक है ना। आइडेंटिफाई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाला। चलो सर आपके लिए होगा, हमने तो वैसे ही नहीं पढ़ना होता, हम क्या करेंगे पढ़ के। भाई अब पेपर आ गए हैं सर पे, मेरे सर पे नहीं तुम्हारे सर पे, मैं तो फ्री बैठूंगा, मैंने सिलेबस कर दिया है। ठीक है ना। चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए 2H2 लगेगा। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन मेरी वाली रिएक्शन से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा फ्लोट क्यों करता है भाई, ये फ्लोट करता है इस हाइड्रोजन गैस की, इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगते हैं और इन बबल्स के साथ ही स्टिक हो जाता है कैल्शियम। ठीक है, और वो सरफेस पे आ जाता है, तो इसलिए वो फ्लोट करता हुआ दिखता है। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें बहुत ही लॉजिकली बहुत सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, कहता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम ऑक्साइड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कोरस्पोंडिंग मेटल बाय कार्बन। जितनी भी 3 मेटल्स का नाम मैंने लिया है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया
और सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, वो कह रहा है जब इनको कन्वर्ट करना है सिंपलर फॉर्म में या सिंपल इनमें से मेटल निकालना है, मेटल निकालना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम, सोडियम ऑक्साइड में से सोडियम निकालना है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कार्बन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेटा तभी हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि जब ये मेटल, ये नॉन मेटल वो दूसरे वाले कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव है। इस कंपाउंड में जो मेटल है एल्यूमिनियम है, अगर ये एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा कार्बन, तभी ये उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। बट जो कार्बन है, अगर हम देख पा रहे हैं, आपका कार्बन कहीं ना कहीं ये रहा और एल्यूमिनियम इसके जस्ट ऊपर है, यानी एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम इसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन ऑल थ्री मेटल्स। अच्छा, मेरे को एक जब भी बिकॉज लिखता ना, मेरे को मेरे प्रिंसिपल की याद आ जाती है। उन्होंने आज तक पूरी जिंदगी में, वैसे तो वो डॉक्टर रहे हैं, लेकिन उनको बिकॉज को कहने का तरीका ही बड़ा अजीब था। वो बोलते थे बिकॉज कार्बन इज वेरी लेस रिएक्टिव। वेरी लेस क्या होता है? लेस ही होता है भाई। ठीक है ना, तो बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। सो बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन ऑल थ्री मेटल। सो इससे ये मेथड सही नहीं है एक्सट्रैक्ट करने का। वाई आंसर दे दिया। उसके बाद कहता है इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज वेयर दिस मेटल्स आर लोकेटेड। तो इसका बी पार्ट का आंसर देना पड़ेगा। ये कहां पर लोकेटेड है? दीज आर लोकेटेड टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। देखो सारे पॉइंट्स मैंने, अगर आप देख पा रहे होंगे ना, मैं हर क्वेश्चन का, हर पार्ट का, अभी क्वेश्चन में मुझे पैराग्राफ में दिया है, लेकिन मैं इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई में भाई मार्किंग ऐसी होती है, पहले पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर देना है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट में क्या पूछ रहा है वो देखो, हाउ डू दिस मेटल्स गेट कन्वर्टेड इनटू ओर्स, देयर ओर्स इनटू मेटल्स। तो उनके ओर्स में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एक टेबल है, यहां पे मैंने तीनों बताए हुए हैं, जितने हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, मॉडरेट, और ये वाले दूसरे वाले लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जितने भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इन हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को इनके स्टेट से कैसे अलग कर सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्म से कैसे अलग कर सकते हैं, तो वो मेथड है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं, यहाँ पे भाई ये गलती कर दी थी, ये सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड अगर हम निकाल रहे हैं, से सोडियम बना रहे हैं, तो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, सेम एज अगर मॉडरेट में आ गया कार्बोनेट और सल्फाइड, कार्बोनेट के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए होता है रोस्टिंग। ठीक है ना, और ये हो गया लेस रिएक्टिव। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा सल्फाइड की फॉर्म में ही बनेंगे, जैसे आपका जिंक सल्फाइड। ठीक है ना, चलो मेन जो क्वेश्चन था हमारा वो 3 आंसर करना है, कुछ एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। चलो, कहता है इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट इन द कंपाउंड मेड बाय आर एंड फ्लोरीन इज गिवन बाय दिस। ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं है भाई। देखो 4 इसमें स्ट्रक्चर बनाए हैं फ्लोरीन के, एक फ्लोरीन, 2, 3, 4, और सेंटर में एक आर दिया हुआ। आर आपको पता नहीं है बट बता देता हूं, कार्बन चैप्टर आपने जब स्टडी करा तो कार्बन के भी 4 ही होते हैं। ठीक है, चलो, और ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके मीथेन बनाता है। सही बात है ना, CH4। अब ये बताने का पर्पस क्या है, मैं इसको जस्ट रिलेट कर रहा हूं इसके साथ। चलो, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो बेटा R, और कितने फ्लोरीन लगे हैं, 4, तो RF4 इसका फॉर्मूला हो गया। ये ए आंसर था। बी आंसर में क्या पूछता है, इज दिस ए आयनिक और ए कोवलेंट कंपाउंड। तो बहुत इजी है, ये आयनिक है कि कोवलेंट है, डेफिनेटली इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। और रीजन क्या है इसका कोवलेंट कंपाउंड का, बिकॉज, ओह माय गॉड, इट इज बिकॉज it is formed by mutual sharing of electron making covalent bond। अरे भाई ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, जेम्स बॉन्ड का भाई कोवलेंट बॉन्ड। 10th क्लास में तो कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ेंगे, जब पेपर हो जाएगा तब जेम्स बॉन्ड को याद करेंगे। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज इन द सॉलिड फॉर्म
बट इट डज सो व्हेन इट इज इन द मोल्टन और द एक्वस सॉल्यूशन। एक्सप्लेन। कहता जो नमक है NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्शन नहीं करेगा, नहीं करता कंडक्शन, बट ऐसा क्या हो जाता है उसको एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है बेटा उसको लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व कर दिया या मोल्टन स्टेट में, मोल्टन यानी पिघली हुई अवस्था में, तो वो कंडक्शन करता है। तो इसका रीजन क्या है, जहां पे भी कंडक्शन वर्ड आ जाएगा तो कंडक्शन वर्ड का मतलब है डेफिनेटली देयर विल बी आयंस। सो वी कैन राइट आंसर इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म, इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है डिसोशिएट टू प्रोड्यूस, डिसोशिएट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, आयोन्स, एंड दीज आयोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। समझिए मेरी बात, समझ गए सर। यानी सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे हमने उसको नमक को पानी में डाल दिया तो वो क्या करेगा, कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा आयोन्स की वजह से। तो इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। चलो चलो समझ आ गया ना बात। चलो अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, रीड करेंगे। दूसरा का पार्ट आपका चैप्टर 1 से लिया गया है, चैप्टर 2 से लिया गया है, ठीक है, दोनों में से। कहता है व्हेन डीप्ड नाइट्रिक एसिड इन नाइट्रिक एसिड द रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस। एल्यूमिनियम को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सो बेटा ये बात रख लेना, अगर यहाँ पे HCl होता यहाँ पर या फिर HCl के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड होता तो ये रिएक्शन हो जाती, एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता। बट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ऐसा क्यों है कि वो रिएक्टिविटी को प्रमोट करने की बजाय वो उसे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो बीइंग नाइट्रिक एसिड, बीइंग नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बीइंग नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट फॉर्म a layer of oxide, a layer of oxide over aluminium, oxide over aluminium, यानी ये एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और वो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड इस एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी को स्लो कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो मेन रीजन मैंने आपको लिख दिया है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करेगा, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर कर देगा जो फर्दर उसको प्रिवेंट करेगा किसी अदर मेटल के साथ रिएक्टिव ना होने के लिए, यानी वो रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलो इसको बिल्डअप कर देते हैं, दूसरा स्पेस क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या बोलता है, कह रहा है इन नेचर मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। जो कैल्शियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है ये फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलते, तो बिकॉज चलो अब सीधा बोल लेते हैं भाई, इतना भी नहीं मजाक उड़ाना चाहिए। बिकॉज दीज मेटल्स आर रिएक्टिव मेटल्स which react with oxygen to form oxide। तो ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, फिर उस ऑक्साइड की फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से अलग करके उसे हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता रोट ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। क्या सोच रहे हो भाई, चलो वो नहीं सोचना, बहुत हो गया वो। चलो सुनीता ने एक केमिकल फॉर्मूला बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्स। अच्छा उसका फॉर्मूला है C2H4O2। अब आपको ध्यान से सोचना बेटा, कार्बन कंपाउंड में ये जो पहले पार्ट कट चुका था तो खुशकिस्मती लगा लो इसे, बदकिस्मती लगा लो कि पार्ट आपके पास है, लेकिन हाँ खुशकिस्मती ये है, किस्मती क्या होता है, गुड लक आपका ये है कि भाई इसमें से आपको फिक्स है, आपको ये क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ठीक है, वो आपका भाई आपको गाइड करता रहेगा। अब आपका जो C2H4O2 है ना, इसको ध्यान से अगर देखोगे ना, ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा आपका CH3COOH। ध्यान से देख लो, 2 कार्बन है
2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो कह रहा है इट इज ए लिक्विड फ्रीक्वेंटली फ्रीजिस ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड कंट्रीज, कोल्ड कंट्रीज में फ्रीज कर जाता है। एंड व्हेन शी वार्म्ड इट विद इथेनॉल बाय एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्वीट स्वेलिंग कंपाउंड वाई। अब क्वेश्चन समझा देता हूं भाई। वो कह रहा है एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है C2H4O2, ठीक है, वो मैंने पहचान लिया है और आप आगे से आप भी पहचान लोगे, ठीक है। वो जो पाउडर जो सब्सटेंस है वो सर्दियों में विंटर्स कंट्री जो मतलब कोल्ड कंट्रीज होती है विंटर्स में वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, तो यहां से आपको याद आना चाहिए 2 ही टॉपिक है बेटा। जिस अगर कार्बन कंपाउंड से कोई भी क्वेश्चन आ गया यहां से तो याद रखना 2 ही टॉपिक होंगे, इसमें 2 ही कंपाउंड होंगे, या तो अल्कोहल पे पूछेगा या वो पूछेगा इथेनोइक पे, इथेनॉल और इथेनोइक पे। अब ये इथेनोइक पे पूछ लिया है, ठीक है। और इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, देखो, ठीक है। नोट्स में अगर पढ़ोगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो वो आपका इथेनोइक होता है। अच्छा, अब एक्स आपका आ गया। वो कहता है एक्स, अब आओ नीचे क्या क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई एक्स, तो हमने एक्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, ये हमारा एथेनोइक एसिड है, ठीक है। एथेनोइक एसिड है हमारा एक्स, ये हमारा एक्स था। वो कहता है अगर हम इसको एक्स को यानी इथेनोइक को हम वार्म करते हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 यहां पे कैटलिस्ट का काम करेगा, तो हमारे पास एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा। वो क्या है, तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या है, इसको करने के लिए पहले कैटायन और एनायन की पहचान करेंगे। तो बेटा यहां से ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहां से वाटर को रिलीज कर देगा, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, ये पार्ट एज इट इज आ गया CH3 COO, पीछे लग जाएगा C2H5, जिसको हम बोल देते हैं बेटा एस्टर। यही हमारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, समझ गए। तो हमने Y को भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया, तो हमारा Y क्या है, Y हमारा एस्टर है। चलो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन, वो हमने लिख दी है, यानी इथेनॉल और इथेनोइक की जो रिएक्शन है उससे हमें एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, मिलेगा, जो है एस्टर। चलो, बेहतरीन क्वेश्चन, आई लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाई द मीथेन क्लोराइड रिएक्शन इज डीम्ड टू अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो मीथेन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाएगा। तो बिल्कुल सही है भाई, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही तो है। देखो, आपके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, आपकी एस्टरिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन, और आपका एक रिएक्शन क्या बन गया बेटा, हाँ, एथेनॉल से एथेनोइक के कन्वर्जन। ये 4-5 रिएक्शन ऐसे हैं, इसमें से एक लिख लो, एक लिख लो भाई, आएगी ही आएगी, गारंटी है, ठीक है ना। भाई पे विश्वास कर लो, रिएक्शन आएगी ही आएगी यहां से एक। और एक रिएक्शन ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड बनी हुई है ध्यान से देखेंगे आप, ये हमने मीथेन का ओपन स्ट्रक्चर लिख लिया, प्लस क्लोरीन का स्ट्रक्चर लिख लिया। अब यहां पे एक्चुअली में होगा क्या, ये क्लोरीन आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके क्या बनाएगा बेटा, ये आपका ये हाइड्रोजन एज इट इज चल रहा है, ये एज इट इज चल रहा है, और यहां पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्यों सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटा ये, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां से हाइड्रोजन जब वैकेंट होगा तो एक क्लोरीन यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये जो रिएक्शन होगी ये प्रोसीड होकर हमारा बन जाएगा, क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसको रिपीट होता रहेगा, ये कब तक रिपीट होगा, जब तक इसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते या सब्स्टिट्यूट नहीं होते क्लोरीन उसकी जगह। तो CH3Cl में अगर दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को कम करते रहो, क्लोरीन को बनाते रहो, ठीक है। इसको दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे आप, फिर यही होगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्लोरीन बनता रहेगा, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास उसका नाम सबसे ज़्यादा पूछता है, वो पूछता है CCl4, जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। ये सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन रिएक्शन। चलो, लेकिन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कह रहा यूज ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट इज कंटेमिनेटेड द वाटर। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है इसका, सिंथेटिक का जो डिटर्जेंट है, इट इज इसका रीजन देना, तो रीजन रहेगा
जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल which cannot be decomposed by decomposers, hence on adding to the water, on addition in water resources pollute it, वो उसको पल्यूट कर देता है। ठीक है ना, बहुत इजी सा आंसर है। उसके बाद है कहता है व्हेन हीटेड वेसल्स टर्न ब्लैक, मतलब जो गैस की ही बात करते हैं, गैस के ऊपर कोई बर्तन रखते हैं हम जलाते हैं, वो समटाइम कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है नीचे से। ठीक है ना, लाइक जैसे हमारी लकड़ी होती है, चूल्हा सुना होगा आपने। ठीक है, तो चूल्हा जब जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी के ऊपर चूल्हे के ऊपर जो बर्तन रखा होता है वो मोस्टली आप देखना ब्लैक हो जाएगा। तो उसको ब्लैक होने का रीजन क्या है? तो वही क्वेश्चन पूछ ले कि जब हीटेड करते हैं किसी वेसल को, किसी बर्तन को, ब्लैक हो जाता है फ्लेम से वो, द एयर होल्स ऑफ द गैस बर्नर मस्ट बी एडजस्टेड, तब उसके होल्स को हम एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो आपकी गैस के जो होल्स होते हैं जिसमें से गैस निकलती है, फायर फ्लेम निकलती है, तो समटाइम्स वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ब्लॉक होने की वजह से वो उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। वर्ड आ रहा है इनकम्प्लीट कंबशन, और इस इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ही जो वेसल का जो बेस होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो मैंने वो आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है कि जो गैस बर्नर के जो होल्स होते हैं नीड टू एडजस्टेड, उनको एडजस्ट करना, उनको साफ करना जरूरी क्यों होता है? बिकॉज ब्लैकनिंग ऑफ वेसल इंडिकेट दैट गैस ऑफ एयर होल्स आर बिकमिंग ब्लॉक्ड, उनके जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, और ब्लॉक होने की वजह से प्रॉपर गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, विच प्रिवेंट द फ्यूल फ्रॉम बर्निंग कंप्लीटली ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, फ्यूल्स पूरा बर्न नहीं हो रहा है, इस वजह से वो ब्लैकिश बन जाता है वेसल नीचे से। चलिए आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि डायग्राम मेरे को नहीं लगता अभी एनसीईआरटी इसमें से अगर आपसे केमिस्ट्री से पूछेगा स्पेशली इस टाइप का। चलो बट अगर दिया है, इसका नेक्स्ट पार्ट मुझे काफी अच्छा लगा है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एसिड बेस के कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 8th क्वेश्चन में हमारा, कि राकेश ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है HCl गैस का। आपको उसका एक लेबल डायग्राम बनाना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड से हम कैसे बना सकते हैं क्या HCl गैस। तो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो बेटा ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और हमने इधर बीकर में से क्या ड्रॉप किया, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, किससे? रबड़ कॉर्क से, और इसके बीच में से डिलीवरिंग ट्यूब निकाल लेंगे। डिलीवरिंग ट्यूब का काम है जो भी गैस बन रही है इसमें उसको वो क्या करेगा, डिलीवर कर देगा बाहर। ठीक है, ये डायग्राम था। अच्छा यहां से होगा क्या, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा, ये H2SO4 है और ये रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा HCl। ये जो HCl है गैसियस फॉर्म में बनेगा, अब ये गैसियस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या पूछ रहा है, कहता यूज ड्राई एंड देन वेट लिटमस पेपर टू द टेस्ट ट्यूब गैस दैट हैज इवॉल्व्ड, विच ऑफ दिस टू सिनेरियो रिजल्ट इन द कलर चेंज इन द लिटमस पेपर। हमने एक बार क्या किया, ड्राई लिटमस लिए, दूसरी बार वेट लिटमस लिए, तो दोनों बार करने पे दोनों के सिनेरियो में क्या चेंजेस, किसके अंदर कलर चेंज आएगा। सो बेटा जो ड्राई वाली बात है ना, ड्राई वाली, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रीजन बीइंग क्या है, ड्राई में कभी भी H आयोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जो हमारा कलर को चेंज करेगा। बट वेट लिटमस की बात करते हैं, तो वेट लिटमस का मतलब क्या है, जो वेट लिटमस है इसके अंदर वेट का मतलब क्या है, वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स HCl गैस के साथ मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन, और ये ही हाइड्रोनियम आयन्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे लिटमस के चेंज होने के लिए। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे, तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन करे हुए। देखो ध्यान से अगर देखोगे एनसीईआरटी में PYQs MCQs एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन ये है, आंसर लगभग सभी का सेम है। इसको एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना, डबल स्टार लगाया हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी में ही क्वेश्चन नंबर
बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये रहा, ये मैंने मेंशन करा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लो कितनी मेहनत आपके भाई ने करी है आपके लिए, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। फैला दो, आग लगा दो, वीडियो फैला दो पूरे ब्रह्मांड में। चलो क्वेश्चन नंबर, ब्रह्मांड में बाद में फैलाएंगे सर, पहले क्वेश्चन कर ले अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सेम देखो, यही है जो मैंने आपको बताया हुआ है नोट्स में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम करके ऊपर देख लेते हैं। तो आंसर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जो ड्राई HCl गैस है डज नॉट कलर द चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर एज नो H आयंस आर प्रोड्यूस इन इट, क्योंकि ड्राई में कोई भी H आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। बट वेट के साथ क्या होगा, बट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोशिएट टू फॉर्म H आयंस। जो H आयंस की जो प्रेजेंस होगी वो वेट यानी वाटर की कंडीशन में ही होगी। अगर वहां पे पानी होगा तो वहां पे H आयंस बनेंगे या हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, ठीक है ना, जिससे कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रिएक्शन बता दिए कि जो ड्राई HCl गैस है, अगर इसको गैस को वाटर की प्रेजेंस में लेके जाए, अब वाटर कहां से आया, अरे क्वेश्चन में यही तो दिया है, कौन से लिटमस पेपर से चेंज होगा, वेट लिटमस से। सो वेट लिटमस का मतलब क्या है, उस लिटमस में वाटर है और वहां से HCl गैस पास करेंगे तो वहां से आयंस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी से लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा कलर। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब। एक्सप्लेन व्हाई ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन एग्जिबिट द एसिडिक कैरेक्टर। सेम क्वेश्चन दे दिया कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों होंगे। भाई एसिडिक कैरेक्टर जहां पे भी वर्ड आ गया ना, वहां पे आपको दो ही वर्ड यूज करने हैं, H आयंस और H3O आयंस। H आयंस के बारे में तो पता लग गया आपको, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, जो आपको जस्ट बताया मैंने आपको, हाइड्रोनियम आयंस। जहां पे हाइड्रोनियम आयंस हुए या जहां पर H आयंस आ गए, इसका मतलब है वहां पर एसिडिक कैरेक्टर की प्रेजेंस होगी। तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर आपको देखना है कि हाउ डज यू आइडेंटिफाई द एसिडिक कैरेक्टर्स, सो सिंपल आंसर है द प्रेजेंस ऑफ H आयंस या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो ड्राई HCl के केस में तो ऐसा नहीं होगा, आपको H आयंस मिलेंगे, क्योंकि ड्राई HCl के केस में H आयंस नहीं बनेंगे, नो आयंस, नो आयंस। बट अगर HCl सॉल्यूशन की बात करते हैं, HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, HCl सॉल्यूशन का मतलब है कि HCl को किसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है, वाटर के साथ, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोनियम आयन निकाल देंगे और क्लोरीन आयंस। यही क्लोरीन आयन और हाइड्रोनियम आयन, स्पेशली हाइड्रोनियम आयन ही रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द एसिडिक कैरेक्टर एंड टर्न्स द लिटमस इनटू रेड कलर। और आपका जो लिटमस है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द एग शेल्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड। तो एग शेल का याद रखना, एग शेल आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। चलो इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ये कैल्शियम है बेटा, तो ये बनेगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा और क्या बनेगा, H2O और CO2, इसको बैलेंस कर लेंगे, ये आपका रिएक्शन बन गया है। चलो CO2 गैस है तो इसको एरो अप लगा देंगे, ये हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखना चाहिए तो थ्योरी लिख सकते हो आपकी, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है, लिबरेट होगी। लिबरेट वर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा, लिबरेट थोड़ा स्टैंडर्ड सा लगता है और यही चीज़ एग्जामिनर मांगता है। अच्छा बी पार्ट में कहता है कि 2 बीकर्स हैं, अ स्टूडेंट में एक सोल्यूशन, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। ये मैंने आपको एक प्री बोर्ड सैंपल पेपर भी करवाया है, उसमें भी सेम क्वेश्चन था कि आपके पास 2 सोल्यूशन है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। शी नेग्लेक्टेड द लेवल द सोल्यूशन, यानी जो टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एसिड है और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बेस है, इस पर लेबल नहीं है कोई भी कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। कहता है लैब वॉज लैकिंग द लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर भी नहीं है भाई। हमें तो सर एक ही तरीका आता था, लिटमस पेपर ले आओ डिप कर दो, ठीक है। अगर वो एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है ना, अगर एसिड होगा तो। लेकिन हमारे पास तो भाई साहब लिटमस पेपर ही नहीं है लैब में। अब कुछ कहेंगे हमारे पास तो सर लैब ही नहीं है, तो हम क्या करें भाई, हम थोड़ी लैब बना के देंगे, हम तो क्वेश्चन करा सकते हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो
एसिड टर्न ब्लू टू रेड, बट लिटमस नहीं है। तो हम भाई हाउ विल शी टेल द सॉल्यूशन बाय अदर वेज, और बोथ कलरलेस। तो भाई कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? तो भाई पहला है टर्मरिक। अगर टर्मरिक को एसिड में देखा जाए तो नो कलर चेंज होगा, नो कलर चेंज, ठीक है। और एसिड को अगर बेस में देखा जाए, यानी जिस सोल्यूशन में हम डालेंगे टर्मरिक, अगर वो रेड हो जाए तो वो बेसिक है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों में से किसी में भी अगर, इन दोनों में किसी में भी अगर रेड कलर प्रोड्यूस होगा तो वो बेस होगा। कैसे कैसे सर कैसे? भाई सब्जी खाते हो तो गिर जाती है ना कपड़ों पे, तो मम्मी क्या करती है, उसे वॉश करती है सोप के साथ। तो जब भी देखना, जब भी आपके क्लॉथ्स पे सब्जी गिरी होगी जिसमें डेफिनेटली टर्मरिक होता है, हल्दी, ठीक है ना, जब वॉश करने लगोगे ना तो वो रेड कलर में हो जाएगा आपका, समझ गए ना। तो सोप है, सोप होता है बेस होता है, तो बेस से रेड कलर हो जाएगा। चलो अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछता है? हाँ हाँ, आप यूज कर सकते हो फेनॉल फिथैलिन सोल्यूशन, फेनॉल फिथैलिन सोल्यूशन। फेनॉल फिथैलिन सोल्यूशन से आप चेक कर सकते हो, एसिड में अगर डिप करोगे, जिस सोल्यूशन में आपने डिप किया और कोई भी चेंज नहीं आया, यानी वो कलरलेस ही रहा, तो डेफिनेटली वो एसिड ही है। बट आपने अगर फेनॉल फिथैलिन को जिस सोल्यूशन में डाला, उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया पिंक, तो भाई जो पिंक होगा वो बेस होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अच्छा क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेनॉल फिथैलिन से, टर्मरिक से कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक फर्स्ट चैप्टर की 5th रिएक्शन से, ठीक है। पैराग्राफ आप रीड कर लेना भाई। ईस्ट है, फूड में यूज होता है, मॉइस्चर आ गया, और क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ वार्मथ मॉइस्चर ईस्ट फर्मेंट शुगर एंड स्टार्च इन द फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो ईस्ट है उससे ये चीज प्रोड्यूस होती है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, ब्रेड राइजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द रेसिपी इंग्रेडिएंट दैट द ईस्ट लव द मोस्ट, फ्लावर, मिल्क, शुगर एक्सेट्रा शुगर मिक्स टुगेदर। चलो, द प्रोसेस ऑफ नीडिंग ऑफ क्रूशियल टू मेकिंग ब्रेड, यानी ब्रेड बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दो वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं, ये सब बताया गया इसके अंदर। चलो, और क्या इसमें, बिकॉज ऑफ हाउ मच प्रोटीन ब्रोकन डाउन इवन स्मॉल एक्शंस प्रोड्यूस ग्लूटेन। अच्छा, इस पैराग्राफ की खास बात बताऊं मैं आपको, इसमें ना जो दिया हुआ है ना, इसमें से आपको इन बिटवीन एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल है, थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन सुनोगे आप कहोगे भाई पैराग्राफ में क्या है और क्वेश्चन क्या पुटअप किया है। ये इंटरनल क्वेश्चन है भाई, जिसने एनसीईआरटी रीड करी है वही बता पाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उसने पुटअप करा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ हीट ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ ब्रेड। जब ब्रेड को बेक करा है तो उसमें से हीट निकली है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर व्हाट नोन एज सच एज रिएक्शन, व्हाट हैपन टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, याद करने का तरीका है भाई, एक्सो वर्ड आपको मिलता जुलता लगता है एग्जिट से, यानी बाहर निकलना, यानी रिलीज होना, ठीक है। थर्मिक का मतलब होता है भाई हीट, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, द रिएक्शन इन विच heat is released, so heat is released is called exothermic reaction, is called exothermic reaction। चलो अच्छा, एग्जांपल दे दो सर। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बता देता हूँ भाई क्या बनेगा। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस हीट निकलेगा, समझ गए ना मेरी बात। ये एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है आपका, ये आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में भी बनेगा भाई, और इसमें से भी बनेगा कि जो रेस्पिरेशन है, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर में क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अकर फास्टर देन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडो का मतलब क्या होता है, एंड हो चुका है। अच्छा, जो चीज एंड हो गई तो उसकी और रिक्वायरमेंट होगी, यानी क्या चीज एंड हुई है, थर्मिक यानी हीट, यानी हीट एंड हो चुकी है और हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी गेन ऑफ हीट, यानी हीट की रिक्वायरमेंट हो गई।
एक में हीट रिलीज हो रही है उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो एंडोथर्मिक। तो कह रहा है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो फास्ट क्यों होती है? तो फास्ट इसलिए होती है बेटा क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि बहुत जल्दी होने वाली रिएक्शन है और इसमें कोई भी एनर्जी की इनपुट देने की जरूरत नहीं है, मतलब उल्टा एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एंडोथर्मिक में हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस बैरियर को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए हमें हीट की सप्लाई देनी पड़ती है उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए। जबकि एक्सोथर्मिक में ऐसे कुछ नहीं है, एक्सोथर्मिक इंस्टेंट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस है और उल्टा हीट रिलीज होती है, हमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं करना उसके अंदर। ठीक है ना। सो ये आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा तो मैंने इसका आंसर राइट कर दिया। अच्छा, इससे सिंपल आंसर होगा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से भी एक बहुत बेहतरीन एसिड बेस चैप्टर का क्वेश्चन और एक चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी है भाई? पी जाओ रिएक्शन को, जो मैंने बता दिया ना उसको मार्क कर लो। तो पहली रिएक्शन ये है आपकी, दूसरी रिएक्शन ये है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है जिसे हम बोल देते हैं स्लेक्ट लाइम, और इसमें रिएक्शन हीट प्रोड्यूस होती है बबल्स की फॉर्म में। बहुत सारे इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बबल्स की फॉर्म में हीट आती है। ठीक है ना, तो एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये भाई एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें हमें खुद हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये आपकी फोटोग्राफी में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और ये कौन सी रिएक्शन है ये भी बता देता हूं, ये आपकी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन, इसमें वैसे तो आपका डीकंपोजिशन में हीट रिलीज होती है, बट इसमें आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा सिल्वर क्लोराइड में। ठीक है। अच्छा, लास्ट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का हीट करना। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो ये आपका बना है लेड ऑक्साइड। इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आपको कलर पता होना चाहिए, किस तरीके का कलर होगा। तो कलर होगा बेटा येलो। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या होगा, ये गैसेस फॉर्म में है, बट गैसेस किस कलर की है, ब्राउन कलर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कलर। ये ऑक्सीजन है। तो लेड ऑक्साइड जब डीकंपोज हो रहा है तो हीट रिलीज होगा, और यही पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी एक्सोथर्मिक है। तो यही दोनों आंसर है आपका। ठीक है, बट रिएक्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, वो चीज ध्यान रखना, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड रिएक्शन है उसमें कलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलर इंपॉर्टेंट है, लेड ऑक्साइड बनेगा येलो कलर का, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे NO के। अच्छा, PbO एक आपका कुछ प्रेसिपिटेट के बारे में भी पूछ लेता है इसमें से कि प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई, दोस्तों को शेयर कर देना, फैला देना। आज के लिए इतना ही बेटा, और अब धीरे धीरे आपको डेली इसी तरीके की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो मिलती रहेगी। आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए और सर्दियों से बचे रहिए।